मुझे कल बोले 2000 एकड़ को बैठ के संभालो, खेती बाड़ी करो, जाहिर सी बात है 2000 पे शायद नहीं कर पाऊं, 1500 पे कर पाऊं, 500 एकड़ ऐसे ही पड़ी रहेगी, वो बस मेरे दिखाने के लिए दुनिया को मेरे पास 2000 है। खेती बाड़ी मेरी 1500 पे हो रही है, पहली चीज। तो भाई यहाँ पर दूसरी तो चीज, लाखों एकड़ मेरे ख्याल जमीनें हैं, जो बड़े बड़े ऐसे मजारी हैं, ऐसे शराजी हैं, बड़े जरदारी हैं, लगारी हैं, इनके लाखों पास तो सिर्फ लाखों एकड़ है। लाखों एकड़ तो सिर्फ उसके पास है सरदारी के बाद, बाकी सबके पास हजारों एकड़ है कि चालीस हजारों हजार एकड़ जी, हजार ऐसे ही। 80,000 ऐसे इसी के। कुछ दिन पहले इंटरनेशनल मार्केट में अनाज के दाम बढ़ गए। उसकी वजह ये थी कि यूक्रेन और रशिया की जो ग्रेन डील थी, जो एक्सपायर हुई लेकिन उसको रिन्यू करना था, वो रिन्यू नहीं की। ठीक है, तो रशिया ने ब्लॉकेड लगा दिया यूक्रेन के उधर, कि वो मतलब अब कोई एक्सपोर्ट यहाँ से नहीं होगी, ग्रेन डील। तो एक वो वजह भी थी कि दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए। हमारे घर ट्रैक्टर जो चल रहे हैं ना, वो दुनिया की म्यूजियम में पड़े हुए हैं, जो ट्रैक्टर हम 0 मीटर यहाँ पर बनाकर बेचते हैं। सर देखें, मैं का बहुत दफा हल बताता हूँ, आपने आज मुझे मेरे दुखती रग को छेड़ दिया। अब मैं हल क्या बताऊं? मुझे भी पता है सर, अमल होना है नहीं। कौन सा, क्योंकि जो जिन्होंने अमल करवाना है वो खुद ही तो मुजरिम है, वो अपने ऊपर ही कैसे अमल करवाएंगे? इंडिया के अंदर अगर गन्ना काश्त पढ़े होता लिखे है होते हैं। तो उसकी एवरेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वो फसल उठाते हैं। गंदम की बहुत ज्यादा फसल उठाते हैं, कपास की बहुत ज्यादा फसल उठाते हैं, कोई भी फसल है उसमें उनकी प्रोडक्शन हमसे बहुत ज्यादा है, पर एकड़ जो है हमसे बहुत ज्यादा वो। उसकी मैं वजह आपसे जानूंगा कि क्या वजह है, उनके बीज हमसे ज्यादा अच्छे हैं। सॉइल कार्ड है इंडिया में, मोदी जी सॉइल कार्ड है। भाई मैंने 1 एकड़ लिया, मुझे कैसे पता चलेगा इस 1 एकड़ में सबसे ज्यादा अच्छी खेती किन सब्जियों की होगी? इसको हम्म। फर्टिलाइजर पानी कितना चाहिए, मिट्टी मिट्टी पे किस्म का होता है। मिट्टी उठाओ, जाओ सॉइल कार्ड के थ्रू उसकी टेस्टिंग करवा के आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत सस्ता है या फ्री है, लेकिन वो सॉइल कार्ड है। पाकिस्तान में सर कौन टेस्टिंग करवाता है अपनी जमीन की? हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दिव्य कुमार जी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही खुलकर और बड़ी ही लॉजिक के साथ बात करते हैं, और आप सब इनको बड़े शौक और गौर से सुनते हैं। तो दिव्य जी, आपको अपने चैनल में मैं खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम टू द माई शो। जी थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। अच्छा दिव्य जी, आज हम आपसे पूछेंगे कि जो इंडिया है इस वक्त, जो बहुत ज्यादा तादाद में एक्सपोर्ट कर रहा था राइस को, मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्टर बड़ा था वो इंडिया ही था, शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो। इंडिया ने एक्सपोर्ट जो है वो बंद कर दी है। उस बंद करने से जो है, जो पूरे के ऊपर इफेक्ट जो है वो पड़ेगा उससे। एक तो गजाई किल्लत भी पैदा होगी, उसके साथ साथ जो है रेट भी राइस के बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। और एक जियो पॉलिटिकल जो है वो, इसके अंदर मुझे कुछ चीजें ऐसी नजर आ रही हैं कि जो इफेक्ट होगी, पूरी दुनिया इफेक्ट होगी इससे। तो आप वैसे कैसे देख रहे हैं कि ये इस तरह की जो कर रहे हैं, ये बैन कर रहे हैं, उससे उसके पीछे क्या मकसद है, उसके पीछे जो इंडिया के अंदर रेट बढ़ रहे हैं वो चीजें हैं, कुछ चीजें शॉर्ट हो रही हैं सैलाब की वजह से, इंडिया के अंदर कुछ फसलें जो तबाह हुई हैं, वो वजूहात हैं, या क्या इसके पीछे रीजन क्या है, और उससे जो पूरी दुनिया को क्या नुकसान उसके पैदा होंगे। देखिए, इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। 180 मिलियन टन वो प्रोड्यूस करता है चावल के सालाना। और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया का चावल का। दुनिया के कम से कम 40% की जो चावल की हिस्सेदारी जो एक्सपोर्ट होती है वो इंडिया से होती है। इंडिया के चावल 140 मुल्कों में जाते हैं। और इंडिया का वैसे भी अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें, अगर ओवरऑल देखें, सारा जो भी जितना भी अनाज सब्जियां वगैरह सब मिला के भी देखें, तो दुनिया का 35% खाना तो इंडिया से आता है। ठीक है, ये उसके बाद अगर आप देखें तो इंडिया के बाद है आपका थाईलैंड है, वियतनाम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, 500 पे पाकिस्तान है। तो ये जो चार मुल्क मिलके नहीं करते, उससे ज्यादा इंडिया अकेला करता है चावल का एक्सपोर्ट। तो हमें पहले तो उसकी साइज और क्वांटम को हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, अब रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ कि लास्ट 9-10 साल में ऐसा हुआ है कि सर चाइना, वियतनाम, थाईलैंड जो मुल्क चावल उगाते हैं, वो भी इंडिया के चावल मंगवा रहे थे, क्योंकि वहां के जो रिहायशी लोग हैं उनको इंडिया का चावल पसंद है। इंडिया का चावल लंबा भी होता है, खुशबूदार भी होता है। ठीक है, और वहां के जो चावल होते हैं वियतनाम थाईलैंड के, सर वो छोटे चावल होते हैं, वो चिपचिपे चावल होते हैं।
तो वो एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी लोकल लोगों को इंडियन चावल की ज्यादा पसंद है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने इतने क्वालिटी का चावल प्रोड्यूस बासमती करता है। चावल पसंद है इंडिया के, बासमती चावल। बासमती भी है सर, और इंडिया में और भी किस्म है। अब देखें, मैं तो इस चीज में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं तो जमींदार हूँ नहीं, लेकिन चावल की इंडिया में बहुत किस्म, इंडिया में हर जो चीज की आपने बात की ना, लंबा लंबा लम, हाँ आपने जो बात की ना लंबा और खुशबूदार, तो वो बिल्कुल बासमती चावल ही होता है। कर्नल भी बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर उसको, बासमती भी बोलते हैं, बिल्कुल। कायनात भी, यहाँ पाकिस्तान के अंदर उनको ये 3 नाम दिए जाते हैं उस चावल को। सर इंडिया का तो आप कुछ नहीं कह सकते, इंडिया में तो आम की सिर्फ 1500 किस्में हैं, तो अब चावल की अंदाजा लगा तो कौन बैठ के सोचेगा इसके ऊपर, नाम कौन याद रखेगा। लेकिन ये क्या, अच्छा अब हम बैन पे आते हैं। बैन इस तरह हुआ है कि इंडिया, बासमती चावल इंडिया ने बैन नहीं किए हैं, जो बासमती के अलावा जो चावल एक्सपोर्ट होते हैं वो बैन किए हैं। तो वो 80% एक्सपोर्ट इंडिया का बैन हुआ है। ठीक है, अब बासमती चावल इंडिया से वैसे ही खुला हुआ है, उसके ऊपर कोई बैन है नहीं। बासमती चावल इंडिया से सबसे ज्यादा जाते हैं आपके मिडिल ईस्ट में और गल्फ में। इनकी जो बिरयानी और पुलाएं बनती हैं वो बासमती से बनती हैं। और जो बाकी के जो नॉन बासमती चावल हैं वो इंडिया के दूसरे दुनिया के मुल्कों में सबसे ज्यादा 140 मुल्कों में जाते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़े जो वो अगर बॉयल बायर हैं, करके खाते हैं ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर उनमें से, उनमें भी जो 140 में भी जो सबसे बड़े हैं ना इंपोर्टर, वो हैं बेनिन, कीनिया, नेपाल, बांग्लादेश, अंगोला, कैमरून, जिबूती, गाना, आइवरी कोस्ट, ये सबसे बड़े हैं जो इंडिया से 140 मुल्कों से। अब देखें, अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले इंटरनेशनल मार्केट में अनाज के दाम बढ़ गए। उसकी वजह ये थी कि यूक्रेन और रशिया की जो ग्रेन डील थी, जो एक्सपायर हुई लेकिन उसको रिन्यू करना था, वो रिन्यू नहीं की। ठीक है, तो रशिया ने ब्लॉकेड लगा दिया यूक्रेन के उधर कि वो मतलब अब कोई एक्सपोर्ट यहाँ से नहीं होगी, ग्रेन डील। तो एक वो वजह भी थी कि दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए। दूसरा, इंडिया के अंदर दो वजहें थी। पहले इंडिया में उन दो वजहों से पहले मैं बताना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि आपको अभी याद है टमाटर, इंडिया में जो टमाटर के रेट थे और महंगे हो गए, लाखों के टमाटर जी थे, अगले दिन करोड़ों के हो गए हैं। तो वो आपने देखा है ना सारा। तो सर जी अब उसका कैसे हल निकाला, आज मंडे को ओएनडीसी पे टमाटर, इंडिया की ओएनडीसी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का, उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट रेट पे टमाटर बेचना शुरू कर दिया। अब क्या है, काला बाजारियों ने जो जमा किए थे अब उनको भी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब इधर नीचे आ जाते हैं कि चावल का क्या होगा। चावल का देखें, पहली बात तो बैन किया है। चावल में दो चीजें होती हैं कि इसमें एक होता है कि एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट ज्यादा कर देते हैं लालच के चक्कर में। ठीक है, लोकल पब्लिक का ख्याल नहीं रखते। दूसरा, काला बाजारी होती है। एक्सपोर्टर का बैन लगा के कर देंगे, काला बाजारियों का ये करेंगे कि आप देखेंगे शायद हफ्ते बाद फिर आ जाएगा ओएनडीसी पे अब चावल भी मिल रहा है गवर्नमेंट रेट पे, गवर्नमेंट बेच रही है। ये सर 20 से 30% वजह है बैन के पीछे। अगर बैन का जो डिसीजन है उसके पीछे 20 से 30% वजह है कि हमें अपनी 140 करोड़ की आवाम को सस्ता अनाज और 2400 घंटे अनाज प्रोवाइड करना है, वो भी अच्छी उम्दा क्वालिटी का। अब रिमेनिंग जो आपने बात की कि इसके अंदर जियो पॉलिटिक्स क्या हो रही है, इसके अंदर सर जियो पॉलिटिक्स सिंपल लफ्जों में तो ये बोलूं तो इंडिया ने दुनिया को बोला है कि तुम्हारे पास दुनिया भर की टेक्नोलॉजी है, हथियार है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी आवाम हमारा खाना खाती है उगाया हुआ। ठीक है, तो हम जो मांग रहे हैं हमें दे दो, नहीं तो हम चाहें तो तुम्हारे मुल्कों के अंदर सिविल वॉर करवा सकते हैं भूखमरी पैदा करके। इंडिया ने क्या मांगा है इशारे में, इशारे में दुनिया से हम तीन चीजें मांगी हैं। इंडियन रुपी को सपोर्ट करो इंटरनेशनलाइजेशन में, हमें आईपीआर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते रहो, और इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करो और मेक इन इंडिया को प्रमोट करो। तीन चीजें। अब इसके अंदर एक चौथा और आ जाता है, चौथा ये आ जाता है, अगर वेस्टर्न साइड पे जाए तो वेस्टर्न साइड में सबसे ज्यादा अगर किसी को इफेक्ट होगा तो वो अमेरिका कनाडा को होगा। अब अमेरिका कनाडा को क्या इशारा है, अमेरिका और कनाडा को ये इशारा है कि जो खालिस्तानियों के ऊपर तुम कार्रवाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जिन्होंने एम्बेसी पे आग लगाई थी, नहीं कर रहे हो तो फिर खाना भी भूल जाओ और अपनी 40 करोड़ आवाम को फिर जवाब देना। और अगर 40 करोड़ आवाम को जवाब नहीं देना तो खालिस्तानियों को पकड़ो और डिपोर्ट करो। जैसे हमने कल एक बात की थी कि अर्जेंटीना में किस तरह हुआ था, उधर यूके को टैकल किया था, यहाँ पर अमेरिका और कनाडा को इस तरीके से टैकल किया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया कॉपरेट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया वैसे इंडिया की बात मान रहा है, कॉपरेट कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया को धमकी देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसके पीछे बहुत सारी वजूहत है। आप रशिया को सपोर्ट, रशिया का और यूक्रेन वॉर की वजह है, फिर आपकी काला बाजारी और एक्सपोर्टर जो है वो एक वजह बन जाती है, इंटरनेशनल प्राइसेस जो ऊपर चली गई, तो आपको फिर अपनी आवाम का ख्याल रखना है। उसके बाद जाके अमेरिका और कनाडा से अपने अपने मफादात पूरे करवाने हैं, खालिस्तानियों को पकड़वाना है, और फिर अपनी दुनिया में अपने फ्यूचर को भी तो सिक्योर करना है। इंडियन रुपी को सपोर्ट करो, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, और चौथी चीज क्या थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो आसानी से। ये जो अभी भी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन ड्रामे कितने करते हैं ये लोग। तो इंडिया ने बोला ड्रामे वहां में नहीं करो, जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए उसमें बस साइन कर दिया करो चुपचाप, और पैसे बता दिया करो पैसे कितने चाहिए। तो इंडिया ये बोल रहा है इशारों इशारों में। अच्छा दीपक भाई, आपसे ये जानेंगे कि इंडिया की एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म, जब से इंडिया जो है आज़ाद हुआ है, तब से ही इनकी तवज्जो जो थी वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर थी। इसको एक बहुत ही ये समझे कि एक इंडस्ट्री का ही मैं कह लूँगा कि एक जो है वो दिया गया है। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर को बिल्कुल भी नहीं कभी भी देखा गया, कभी भी इसके ऊपर जो फोकस नहीं किया गया। इंडिया के अंदर किसानों को बहुत ज्यादा सहूलतें हैं, ट्यूबवेल के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा कम रेट में बिजली उनको दी जाती है, खादें बहुत ज्यादा सस्ती हैं वहाँ पर जो ट्रैक्टर और इस तरह के जो इक्विपमेंट है जो यूज होते हैं एग्रीकल्चर में, वो बहुत ज्यादा सस्ते हैं। और उनको जैसे आपने बोला है कि उस गवर्नमेंट इस तरह के प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है जहां पर वो आगे सेल करने में भी उन्हें आसानी होती है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि बीच में जो एक फार्मर है और उसके जो मंडी तक पहुंचते पहुंचते 3-4 हाथों में वो बिकता है, वो फार्मर के हाथ में कोई चीज आती भी नहीं है। आप कैसे पाकिस्तान के जो फार्मर को देख रहे हैं, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को देख रहे हैं? और मेन चीज मैं आपको बताऊं कि मैं इंडिया के जो फार्मर हैं उनसे मेरी डायरेक्ट जो है बात हुई थी, उनके और पाकिस्तान के जो फार्मर हैं, इनकी एवरेज में बहुत ज्यादा फर्क है। उनकी जमीनें हमसे ज्यादा, पंजाब देखे, पंजाब इधर भी है उधर भी है, लेकिन इधर हमारे उतनी अच्छी फसल नहीं होती जितनी वो गन्ना, मैंने देखा कि इतने इतने ऊंचा गन्ना है, बंदे से भी बड़ा बड़ा गन्ना उनके वहां पर होता है। वो बड़े तरीके से वो काश्त करते हैं, वो दरमियान में से रास्ता भी बना होता है। हमारे तो यहाँ पर आप गन्ने के खेत में चले जाओ तो आपको वहां पर ना आपको गन्ना मिलेगा ना ही बंदा मिलेगा, इस तरह के हालात होते हैं। और अभी जो फसल हुई है, अब चावलों की फसल भी हमारी कम हुई, गन्ने की फसल भी इस दफा कम हुई है हमारी, गंदम की फसल कम हुई, हमारी कपास की फसल भी कम हुई है, एवरेज आई नहीं बिल्कुल। ये सारी क्या वजूहत है पाकिस्तान के अंदर जो है? हम हालांकि फैसलाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी भी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एक अयूब रिसर्च सेंटर भी है जो रिसर्च करता है, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं कि उन्होंने कोई इस तरह की रिसर्च की हो कि जो एक नया बीज निकाला जी, बहुत उसकी ज्यादा एवरेज आ रही है। ये सारी चीजों का क्या आप जवाब देंगे? मैंने बड़े लंबा सवाल आपसे कर दिया। देखें, अब इसके अंदर दो, पहले तो हम इंडिया पे आ जाते हैं। इंडिया में एक आया ग्रीन रेवोल्यूशन, कि इंडिया के अब एग्रीकल्चर को फोकस करना है और इंडिया को एग्रीकल्चर सुपर पावर बनाना है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे शुरू हुआ और फिर इंदिरा गांधी के टाइम पे ये कंटिन्यू होता रहा। उस टाइम पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जिसे फादर कह लें या आर्किटेक्ट कह लें, वो थे एम एस स्वामीनाथन, इंडिया के, जो उस ग्रीन रेवोल्यूशन के आर्किटेक्ट थे मेन, जिन्होंने वो सारा प्रोजेक्ट उनके हवाले था। इसके अंडर देखें सर, कैनाल्स पूरे इंडिया में दोबारा बनाए गए, मजीद डैम्स बनाए गए, रिजर्वॉयर्स बनाए गए, तालाब बनाए गए, कि तालाब में 4-5 साल बाद जब पानी जमा होगा, ठीक है, तो 5 साल बाद जब तालाब में तो पानी जमा होता है, लेकिन सर पानी जमीन के अंदर भी तो आता है ना, वाटर लेवल जो जमीन का बढ़ जाता है। तो जमीन का जब तक वाटर लेवल जितना ज्यादा होता है तो उतना आपके लिए बेहतर होता है खेती बाड़ी के लिए, नहीं तो वो बंजर जमीन हो जाएगी। तो ये चीजें वो लेके आए कि किस तरीके से वाटर लेवल, जैसे तालाब बना के वाटर लेवल लेके आओ, 5-6 साल का प्रोसेस है। तालाब तो 6 महीने में बना लोगे, उसको भरने में तो 5-6 साल लगेंगे। तो ये एक प्रोसेस। फिर यूनिवर्सिटीज निकाली, उनको फंडिंग दी गई, यूनिवर्सिटीज को बनाई, नई यूनिवर्सिटीज बनाई गई, उनको फंडिंग दी गई, और उनको सर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों को उनकी अपनी एक एग्रीकल्चर जमीन दी गई जहां पर वो एक्सपेरिमेंट कर सकें कि नए बीज निकालो, फर्टिलाइजर, डीएपी, यूरिया निकालो, और ऐसा यूरिया, ऐसा फर्टिलाइजर निकालो कि कम से कम केमिकल होना चाहिए उसके अंदर और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट होना चाहिए।
ठीक है, तो अब हम आज के वक्त पे आते हैं। आज क्या क्या है इंडिया में? आज इंडिया में सर पहली बात तो साइलोस, जो मुझे बड़ी बेसिक सी चीज है यार। पाकिस्तान भी तो साइलोस बना सकता है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी थोड़ी ना चाहिए, और इतना कोई महंगा काम थोड़ी ना है। आप गोडाउनों में रखते हैं, वहां से एक तो चोरी हो जाता है, दूसरा चूहे खा जाते हैं। तो आप साइलोस में जमा करें। साइलो में सर अनाज 4-4 साल तक खराब नहीं होता। तो आप साइलोस में रखें ना, उसको बना लें। वो कोई इतनी महंगी चीज थोड़ी ना, और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं कि जो पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। पहली चीज। दूसरी चीज देखें, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि सब्सिडीज इंडिया बहुत देता है एग्रीकल्चर पे, तो उनको पता है कि एग्रीकल्चर की जो ताकत है ना, वो हमारी सोच से कुछ ज्यादा ही परे है। क्योंकि वो कहावत आपने सुनी है ना कि इफ यू कंट्रोल ऑयल यू कंट्रोल नेशंस, बट इफ यू कंट्रोल फूड यू कंट्रोल पीपल। तो इंडिया कंट्रोल करता है वर्ल्ड की फूड सप्लाई को 35%। तो इंडिया दुनिया के लोगों को भी कंट्रोल करता है एक तरीके से, एक मायने में। तो हमें ये चीज भी समझनी है, ठीक है। तो इस तरह इसीलिए सब्सिडीज देता, बोलते ना इतने सब्सिडी दे रहे हैं तो गवर्नमेंट का तो खर्चा हो रहा है। गवर्नमेंट को फायदा क्या हो रहा है? फायदा भले चलो पैसों के टर्म में नहीं हो रहा हो, ग्लोबल पावर में तो हो रहा है, डिप्लोमेसी में तो फायदा हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स में फायदा किस्म किस्म का होता है, जरूरी नहीं है फायदा पैसों में हो। जैसे अभी उस दिन हम यूरिया की बात कर रहे थे। इंडिया में अब वो एफको ने नैनो यूरिया बना दिया है। 500 ml की बोतल पूरे 1 एकड़ पे चलेगी और 250 रुपए की। पाकिस्तान में यूरिया 12,000 की बोरी है, जब आखिरी जब जब मैंने देखा था। अभी का तो पता नहीं क्या रेट है। एक बोरी पूरे एकड़ पे डलेगी। अब सर बोतल से स्प्रे करना है तो कितना आपको 2 घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे। अब बोरी से अगर आपको 1 एकड़ पे डालना है वो यूरिया यूं उछाल के, तो कितना टाइम लगेगा? पूरा दिन भी लग जाए, शायद 2 दिन भी लग जाए, 1.5 दिन लग जाए। क्योंकि आपको यूं फैलाना है और चल चल के, और बोरी को भी उठाना है। शहर से बोरी आप जमीन तक लेके आते हैं तो पोल्यूशन होता है। और फिर आप अपनी जब उताक से जमीन तक वो पीठ पे लेके जाते हैं तो बीमारियां होती हैं। तो हर चीज का ख्याल रखा गया है बीच में। अब आजकल क्या किया है कि ये जो फर्टिलाइजर्स में अमोनिया इस्तेमाल होता है, अब क्या किया है, अब ग्रीन अमोनिया इंडिया में। अब उसको और भी उसके केमिकल को कम किया जा रहा है। अब ग्रीन अमोनिया कैसे? क्या वो अमोनिया को पेट्रोल वगैरह से, वो उसे कोल से नहीं बनाएंगे उसको, अब वो रिन्यूएबल एनर्जी से अमोनिया बनेगा। वो अमोनिया आपका फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होगा। जो नाइट्रोजन वगैरह तो फिर वो अलग ही चीज है। तो इंडिया ये सारी चीजें भी कर रहा है कि वो और केमिकल से कम। इंडिया में सर सिक्किम एक स्टेट है, और नॉर्थ ईस्ट में काफी ऐसी जगह है जहां पर ऑर्गेनिक खेती होती है। सिक्किम पूरा का पूरा सूबा और नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा इलाका ऑर्गेनिक खेती। ये वो यूरिया फर्टिलाइजर ये इस्तेमाल ही नहीं करते। तो आपको इंडिया सही में बात ये भी वो किस्म है। अच्छा, इसके बाद मोदी जी के टाइम में ये हुआ कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी उसने दुनिया भर से टेक्नोलॉजी लेके आया एग्रीकल्चर की। जिस मुल्क के पास जो टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरिगेशन इसराइल के पास है, खरीद के लेके आओ। ड्रिप इरिगेशन हर जमीन पे लगाओ, पूरे पूरे इंडिया में लगाओ। अगर जैसे साउथ में होता था, साउथ में अभी जो फ्लड है ना, उस फ्लड से फसलें तबाह नहीं हुई हैं, क्योंकि ये फ्लड नॉर्थ में आया है। जो साउथ में फ्लड आते थे ना, उससे फसलें तबाह हो जाती थी। तो अब क्या, पूरा साउथ में सर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े, बंदा देख के हैरान हो जाता है यार ये कैसे। वो पूरे के पूरे फ्लड के पानी को सर लगातार 3 साल भी अगर फ्लड आए तो वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स है फ्लड के पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट। मैं आपको कोई 2-3 वीडियो भेजूंगा, आप देखिएगा, आप भी हैरान हो जाएंगे। वो किया गया। अब सेंसर लेके आए हैं, सॉइल कार्ड है इंडिया में। मोदी जी सॉइल कार्ड है। भाई मैंने 1 एकड़ लिया, मुझे कैसे पता चलेगा इस 1 एकड़ में सबसे ज्यादा अच्छी खेती किन सब्जियों की होगी? इसको फर्टिलाइजर पानी कितना चाहिए? मिट्टी मिट्टी पे किस्म का होता है। मिट्टी उठाओ, जाओ सॉइल कार्ड के थ्रू उसकी टेस्टिंग करवा के आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत सस्ता है या फ्री है, लेकिन वो सॉइल कार्ड है। पाकिस्तान में सर कौन टेस्टिंग करवाता है अपनी जमीन की? बड़े बड़े कोई भी नहीं वडेरे भी करवाता, नहीं करवाते, कोई नहीं करवाता। कोई नहीं करवाता। ठीक है, वो है ना, फिर वो सेंसर लेके आए हैं कि जरूरी नहीं है डेली पानी देना है, या जरूरी नहीं है कि हर पौधे को पानी देना है। वो सेंसर लगा दिए हैं। वो फिर आजकल क्या एक्वाफोनिक फार्मिंग लेके आ गए, फिर एक्वाफोनिक लेके आ गए, फिर पोल्ट्री फार्म्स लेके आ गए। वो इंडोर टेक्नोलॉजी, इंडोर फार्मिंग जो होती है। फिर वो आजकल एक वर्टिकल फार्मिंग आई है। अब क्या है कि पहले क्या होता था, जो केसर है, सैफरॉन है, वो बहुत महंगा है, दुनिया में सबसे महंगी चीज वही है मसालों में।
वो कश्मीर में उगता था। अब क्या किया, इंडिया में वर्टिकल फार्मिंग आ गया। महाराष्ट्र में देख रहा था एक बंदे ने 4 कंटेनर ले लिए, चार, 2 कंटेनर नीचे, 2 कंटेनर उनके ऊपर, और इन चारों कंटेनर में वो अंदर सैफरॉन उगा रहा है, केसर उगा रहा है, ठीक है। और लाखों कमा रहा है 4 कंटेनर से। एक कंटेनर उसको 20 लाख का पड़ा, 80 लाख के उसको 4 कंटेनर पड़े। और सर वो उसकी कोई साल की जो सेल होती है वो कोई 2-2.5 करोड़ रुपए की सेल है उसकी। तो ये नई नई टेक्नोलॉजीज लेके अभी और भी लेके आ रहे हैं, वो कोशिश कर रहा है। फिर क्या मोदी जी ने बोला, सिर्फ वो चीजें मत उगाओ जो यहाँ पर उग सकती हैं, वो चीजें उगाओ जो यहाँ पर नहीं उगती। मतलब कोई दूसरे मुल्क का फल लेके आओ, उस मुल्क का ये लेके आओ, उस मुल्क का ये लेके आओ, वो भी इंडिया में होगा। तो वो उसके लिए फिर अलग टेक्नोलॉजी है, एक्सपेरिमेंट्स है, वो करते करते आप इंडिया में देखे ना, इंडिया दूध में नंबर 1 है, दूध की प्रोडक्शन में। पोल्ट्री फार्म में, ये चिकन एक्सपोर्ट्स में इंडिया मेरे ख्याल से तीसरा या चौथे पे है। जो मेल बीफ होता है, मेल बीफ में 5वें या 6ठे पे है, मटन में भी 5वें 6ठे पे है। फिशिंग जो होती है, फिशरीज, उनको मॉडर्नाइज किया है, उसके अंदर भी पीएलआई स्कीम्स लेके आए हैं। बोटों को मॉडर्नाइज करने की अभी स्कीमें चल रही हैं जो शिपिंग मिनिस्ट्री कर रही है। और क्या किया, कोस्टल रीजन्स पे वो फिशिंग की पूरी फैक्ट्रियां लगा दी हैं कि पूरा एक प्रोडक्ट बेचो। मशीन आएगी, मशीन से वो फिले करो, काटो, वीआईपी करके बेचो, ताकि पैसे ज्यादा मिले इंटरनेशनल मार्केट में। तो फिशिंग में भी इंडिया दुनिया का 6ठा बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है। इस तरीके से आप देखें ना, हर चीज में। अभी तो मैं फल फल पे तो, सब्जियों पे तो आया ही नहीं हूँ, वो तो अलग ही कहानी है। एक एक फल पे जाऊंगा तो वो अलग कहानी हो जाएगी। तो ये सारी चीज आप देखिए कितना ध्यान दिया जा रहा है। फिशिंग पे अलग से ध्यान दिया गया है, आपके एग्रीकल्चर पे अलग से ध्यान दिया गया है, फिर उसके अंदर उस सब्सिडीज जो दी गई है अलग है। फिर नॉर्थ में फ्लड से जमीनें खराब, फसल खराब नहीं होती, साउथ में होती है। तो साउथ में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इतने बड़े बड़े 500 स्टेट्स में, तेलंगाना में, आंध्रा में, आपका कर्नाटका में, केरला में, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बंदा परेशान हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपके देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपके ये आटा और चावल आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपका हिमाचल, पंजाब, ये उगाते हैं 4-5 स्टेट्स सबसे ज्यादा। और हाँ, वेस्ट बंगाल। अब यहाँ क्या गया, इन सबसे पहले अगर साइलो बनाए तो इन स्टेट्स में बनाए हैं। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट के जो पुराने जो गोडाउन है उधर भी चोरी तो गवर्नमेंट ऑफिसर के होते ही होती है ना। तो सारे साइलोस को प्राइवेट कर दिया, गवर्नमेंट नहीं संभालती, वो साइलोस प्राइवेट कंपनियां संभालती हैं। तो चोरी का खत्म, ब्लैकमेलिंग का खत्म, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे संभालती हैं। गवर्नमेंट को अनाज चाहिए, किसी को और को। अब मैं इसमें एक और चीज है जो आपने कहा कि बीच में पाकिस्तान में जो होता है, जमीन से मंडी तक ले जाने में 4 हाथों में पैसे देने, जो फार्म लॉस आए थे जो मोदी जी ने वापस ले लिए, लेकिन वो लग गए। वो लग इस तरह गए कि मोदी जी ने कहा ठीक है, तुम मुझे पूरे मुल्क पे एक साथ नहीं लगाने दोगे तो मैं पीछे से ले आऊंगा। तो पीछे से इस तरह लेके आए कि इंडिया में अब 18 स्टेट्स में फार्म लॉ लगे हुए, बाकी स्टेट्स में नहीं लगे। वो बाकी जो स्टेट्स हैं वो दूसरी पार्टियों के तो मोदी जहां जहां भाजपा है वहां पर फार्म लॉ लग चुके हैं स्टेट लेवल पे। वो यूं घुमा के लेके आए, अगर तुम सीधा नहीं आने दोगे मैं घुमा के आऊंगा। तो अब वो ये था कि फार्म लॉस का सर असल में ये था, एक सूबे का बंदा दूसरे सूबे में भी जाके अपनी खेती बेच सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर जमींदार चाहता है कि मैं डायरेक्ट कंपनी को बेचूं, डायरेक्ट गवर्नमेंट को बेचूं, या जिसको भी बेचूं, तो वो बेच सकता है, उसको जबरदस्ती मंडी तक आने की जरूरत नहीं है। और फिर ये सारा काम कंप्यूटराइज होगा, सारा डिजिटाइज हो जाएगा। ये मेन 3 चीजें, मेन ये थी, मतलब मोटा मोटा आप पकड़ लें। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा मारी कमीशन एजेंटों की गई है, तो वही कमीशन एजेंट बैठ के हड़तालें कर रहे थे। और फार्म प्रोटेस्ट लॉ में तो फिर आपको पता है इंटरनेशनल कबाल भी इन्वॉल्व था। अब सर आगे बढ़ते हैं, आपका अगला पाकिस्तान के ऊपर आपके क्या सवाल है? हाँ जी, पाकिस्तान के ऊपर देखें, ये दो तीन चीजें मेन मेन। एक तो आपने बोला जो सॉइल की जो चेकिंग होती है, यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं होती। मैं क्योंकि थोड़ा बहुत जानता हूँ खेती को, तो मैंने यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये देखा कि जो एक काश्तकार है वो गन्ना बीज रहा है, साल की 2 फसलें बीजते हैं, एक दफा गन्ना बीजता है। या मैंने देखा कि 5-5 साल वही गन्ना चलता है। सिंध के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं कि वो उसको मोटा बोलते हैं उसको ना, कि वो एक गन्ना है, उसको वो लगाया लेकिन उसको जड़ से नहीं काटते, फिर ऊपर से काटते हैं, वो दोबारा से फिर अगले साल वो दोबारा उसकी आ जाती है, खेती तैयार हो जाती है। या फिर ऐसे करते हैं जी, चावल बीज लेते हैं और चावल निकाल के
जिसे डालडा बोलते हैं, या इस तरह एक और फसल लगा देते हैं, ये साल में 2 फसलें कर लेते हैं। और साल हर साल से यही इनकी रूटीन चल रही है, यही रूटीन चल रही है। वो जमीन भी यही फसलें उगा उगा के थक चुकी हैं, उनके अंदर जो ताकत है वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पर सॉइल की जैसे चेकिंग हो, पता चले कि इसके अंदर अब कौन सी चीज ऐसी है कि कौन सी खादें आपको डालनी है, और कौन से इसके अंदर जो है यूरिया डालना है नहीं डालना, डीएपी डालनी है नहीं डालनी। जिस चीज की कितनी जरूरत नहीं डालनी होती वो चाहिए। ज्यादा डाल देते हैं, हाँ, वो ज्यादा डाल देते हैं। और जिसकी चीज की जरूरत होती है वो डालते ही नहीं, पता ही नहीं होता कि अब कौन सी, वो अपने रूटीन से जो आज से 30-40 साल पहले उनके बड़े बाप दादा कर रहे थे वो वैसे ही कर रहे हैं। आज भी खेती बाड़ी पाकिस्तान के अंदर वैसे ही हो रही है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी भी बैल चल रहे हैं, उनके पीछे हल वो चल रहे हैं, ऐसे भी इलाके हैं। तो मैं ये कि हमारी गवर्नमेंट का कोई फर्ज नहीं है कि वहां पर अपने जो है कुछ इस तरह के प्रोफेशनल लोग हायर किए जाएं, जिनको एक्सपर्ट हों, जो हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हों, वो इन इलाकों के विजिट करें और लोगों, वो खुद वहां से सैंपल कलेक्ट करें, उन लोगों को बताएं कि भाई आप अपनी यहाँ पर ये वाली फसल बीजें, या इसके अंदर ये वाली खाद डालें। और इस तरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लोग तो कहते हैं कि जी ठीक है, हम जैसे जहाँ पर लगे हुए, मैंने खुद अपने जो अजीजों कारब है, भाई है मेरे, उनको मैंने बाज दफा बोला है, कई दफा बोला है कि भाई आप अपनी टेस्ट करवाएं, अपनी जो जमीन है। कोई टेस्ट नहीं करवाते, वही गन्ना बीज रहे हैं, वही चावल बीज रहे हैं, वही गन्ना बीज रहे हैं, वही चावल बीज रहे हैं, और बिल्कुल एवरेज नहीं आ रही। इंडिया के अंदर एवरेज मैंने देखा कि गन्ने की एवरेज जो है वो 3,000 के करीब है, 3,000 मन फी एकड़। लेकिन हमारे यहाँ पर 500-700 मन से ज्यादा नहीं आती। किसी की बहुत ज्यादा अच्छी एवरेज अगर आ जाती है तो 1,000 मन से ऊपर वो गन्ना, उस गन्ने की फसल नहीं आती। ये सारी वजूहत है। यहाँ पर हमारी स्टेट को क्या करना चाहिए, हमें हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? सर और नंबर 2, जी जी, जी इसको जी, पहले बोले कर लें बोले। फिर आगे चलते हैं। देखिए मैं इंडिया में दो चीजें बताना भूल गया। एक तो उनके फार्म लॉस भी थे, जो जमींदारी सिस्टम खत्म किया। जमींदारी सिस्टम से ये हो गया ना कि एक इंसान जितनी जमीन पे ध्यान दे सकता है, 4 एकड़ 5 एकड़ एक फैमिली, वो उस पर ध्यान देती है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी अच्छी होती है। अब मुझे कल बोले 2,000 एकड़ को बैठ के संभालो, खेती बाड़ी करो, जाहिर सी बात है 2,000 पे शायद नहीं कर पाऊं, 1,500 पे कर पाऊं, 500 एकड़ ऐसे ही पड़ी रहेगी। वो बस मेरे वो दिखाने के लिए दुनिया को मेरे पास 2,000 है। खेती बाड़ी मेरी 1,500 पे हो रही है, पहली चीज। तो भाई यहाँ पर दूसरी तो चीज, लाखों एकड़ मेरे ख्याल जमीनें हैं, जो बड़े बड़े ऐसे मजारी हैं, ऐसे शराजी हैं, बड़े जरदारी हैं, लगारी हैं, इनके लाखों पास तो सिर्फ लाखों एकड़ है। जी, लाखों एकड़ तो सिर्फ उसके पास है, सरदारी के पास। बाकी सबके पास हजारों एकड़ है, कि चालीस हजारों हजार एकड़ जी, हजार ऐसे ही। 80,000 ऐसे इसी तरीके से। हम्म, तो वो जो दूसरी जो चीज है, इंडिया में क्या हुआ, अभी जो 21st सेंचुरी की अगर बात करें, आखिरी 20-15-20 सालों में इंडिया के लोगों ने सर पहली चीज तो इसको एज अ बिजनेस माइंडसेट से सोचना शुरू किया है, एग्रीकल्चर को। एक, दूसरा, अब इंडिया में मशीनरी भी आ गई है। हमारे घर ट्रैक्टर जो चल रहे हैं ना, वो दुनिया की म्यूजियम में पड़े हुए हैं, जो ट्रैक्टर हम 0 मीटर यहाँ पर बनाकर बेचते हैं। मैं कुछ ट्रैक्टर जर्मनी के देखता हूँ, और अच्छा वही जर्मन कंपनीज, वो जर्मनी की कंपनी है, तो मैं वैसे तो वीडियो देखता हूँ तो जर्मनी की आती है, लेकिन वही कंपनियां की एक एक फैक्ट्री इंडिया में भी है। तो वो फिर मैं देखता हूँ ना, वो मुझे लगता ही नहीं है ट्रैक्टर है। मैं कहता हूँ गाड़ी से अच्छा तो ट्रैक्टर ये खरीदो यार, अंदर टीवी एसी हर चीज लगी हुई है, आप ज्यादा मजेदार आप है। सिंध के अंदर आप सिंध के अंदर जाते रहते हैं, देखते होंगे वहाँ, यहाँ पर तो बेलारूस के अलावा ट्रैक्टर ही कोई नहीं, वही पुराना मॉडल वो बेलारूस, वो वो यहाँ पर चल रहा है, अभी है भी ना, वही वो चल रहा कौन सा फर्गसन फर्गसन वाला। है। नहीं नहीं, ला बेलारूस उसको बोलते हैं, और रेड कलर का जिसे रूसी ट्रैक्टर भी बोलते हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, उसको वो फर्गसन के नाम से बेचते हैं ना इधर। जी और वो क्या, अच्छा वो पता है कौन बनाता है? जी। वो जो कंपनी उसे बनाती है ना, वो क्या नाम है मेरे ख्याल से, जो भी है नहीं, उसका मैसी मालिक है। मैसी फर्गुसन और है, ये बेलारूस और है। आज तो फिर मैं कंफ्यूज कर गया। लेकिन ये सर आपके ये मैसी फर्गसन जो बनाती है ना पाकिस्तान में, जो कंपनी, उसका जो मालिक है ना, वो अयूब खान का बेटा है। अच्छा, उमर अयूब। उमर अयूब। तो अब आप ये देख लें। तो अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पाकिस्तान को क्या करना है? पहले तो भाई पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि ये पहले तो जमीनें तोड़ो, फार्म लॉस लेके आओ, सबसे पहला काम। उसके बाद देखो काम हमें सारे ही करने पड़ेंगे, लेकिन एक तरीके ये वाइज। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं कर सका, ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं कर सका, आज तक वो कोई कभी करना सियासतदान नहीं नहीं कर चाहता सका। था, नहीं, जिन्ना कभी तो करना ही नहीं आप चाहता था।
हो जाएगा ऐसे? आप समझते हैं ऐसे हो जाएगा? जिन्होंने लालच दी थी कि तुम लोगों की जमीनें कांग्रेस है ना बांट देगी लोगों में, तो इसीलिए तुम हम्म, पाकिस्तान को सपोर्ट करो। जिन्ना कभी हम्म, चाहता ही नहीं था फार्म लॉज लाना या लैंड हम्म। लॉज लाना, लैंड रिफॉर्म्स कभी नहीं तो भाई चाहता था। सारे बंदे, सारे तो ये पार्लियामेंट में बैठे हैं, कोई कौमी असेंबली में बैठा है, कोई सूबाई असेंबली में बैठा है, कोई सेनेट में बैठा है, मिनिस्टर भी ये खुद ही हैं। हत्ता कि आपने जरदारी साहब का नाम लिया, जरदारी साहब का बेटा फॉरेन मिनिस्टर है, जरदारी साहब प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये तो कैसे आने देंगे? इनकी तो सारी वो चुतराहट खत्म हो जाएगी। सर अब वो एक अलग चीज है ना, चौधराहट के साथ साथ इनका तो वो क्या कहते हैं भौकाल वर्चस्व सब ही खत्म हो जाएगा इनका। इनका बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। सिंध के सर आधे से ज्यादा मसले ना वडेरा सिस्टम है। वडेरा सिस्टम सिंध में खत्म करो कसम से, सिंध 70% सिंध के मसले खत्म हो जाएंगे सिर्फ ये वडेरे सिस्टम से। और ये वडेरों से ही सारे मसले सिंध के निकले हैं। और वडेरे अब मैं गिनती के यहाँ ही। पर, मैं आपने वडेरे की बात की, जहाँ पर मेरे जो अजीजों कारब है, उनकी जो जमीनें हैं ना, वो थोड़ा पहले वडेरों की जमीनें आती हैं, फिर उनकी जमीनें आती हैं। तो वडेरे क्या करते हैं, जब पानी आता है तो वो बंद लगा देते हैं। बंद लगा के नहर के अंदर अपनी जमीनों को खोल देते हैं पानी। जब उनकी जमीनें सारी भर जाती हैं, उनके तालाब वगैरह हर चीज भरती है, फिर वो आगे खोलते हैं। तब तक बेशक पानी खत्म हो जाए, वो पानी आगे जाने नहीं देते। ये ऐसे है तो कैसे फिर पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा जब वडेरे ऐसे करेंगे? सर देखे मैं का बहुत दफा हल बताता हूँ, आपने आज मुझे मेरे दुखती रग को छेड़ दिया। अब मैं हल क्या बताऊं? मुझे भी पता है सर अमल होना है नहीं। कौन सा, क्योंकि जो जिन्होंने अमल करवाना है वो खुद ही तो मुजरिम है। वो अपने ऊपर ही कैसे अमल करवाएंगे? तो अब आपने मेरी दुखती रग को छेड़ दिया सर, लेकिन अब ये क्या हल बता सकता हूँ मैं। बाकी मुझे भी अंदर से पता है कि इसके ऊपर ना कोई अमल होना है ना क्या। क्योंकि सर देखिए अमल वो करेगा ना जिसका लेना देना ना हो। जमींदारी तो सारे बैठे हुए ऊपर पार्लियामेंट में, वो अपने ऊपर अमल करेंगे। ये कानून लाएगा तो उनको अपने ऊपर ही लाना पड़ेगा, क्योंकि अवाम के ऊपर तो ये कानून लगा नहीं सकते। उल्टा अवाम को तो जमीनें मिलेंगी उनकी जमीनें बट के अवाम में बटेंगी। तो अब अजीब सा सिस्टम है सर, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि फार्म लॉ सबसे, वो फार्म लॉ का लैंड रिफॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंड रिफॉर्म्स के बाद आपका कैनाल पानी का सिस्टम। ये सर दो दो चीजें हो जाए ना, आपका 50% गेम आप जीत चुके हैं। बाकी 50% में आपके ये सेंसर टेक्नोलॉजी और आपके ये नए बीज या मॉडर्न और आपका एडवांस फर्टिलाइजर यूरिया डीएपी, ये आपके बाद में आता है। ठीक है, लेकिन आपका 50% गेम तो आपका उधर होता है। पानी नहीं होगा और जमीनों पे अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आप चाहे दुनिया का कुछ भी कर लो वो नहीं होना। ठीक है, साइलोस बनाओ पहले तो। जो चलो अभी अभी जो थोड़ा बहुत उग रहा है उसको एवरेज, तो बचाओ। हमारी उसको एवरेज, एवरेज वापस इंडिया के बराबर कैसे आ सकती है? हमारी फसलों की एवरेज जो है वो इंडिया के हाँ, बराबर कैसे आ सकती है? पहली बात तो पानी का तो सप्लाई आप 100% दो। भले जमीनों को कोई जरूरत नहीं भी है, नहीं होगी तो जमीन पे पानी नहीं डालेंगे। पहुंचना तो चाहिए ना, पहली चीज। दूसरी चीज सर देखे इंडिया का जो सॉइल पे कैसे एवरेज बढ़ी, पहली बात तो सीड। सीड के बाद आपके एडवांस फर्टिलाइजर्स जो उधर इस्तेमाल किए जाते हैं, लो केमिकल पर एडवांस, वो केमिकल उनमें कम होता है लेकिन वो एडवांस होते हैं। वो दूसरा वजह है। तीसरी वजह जो अब है, आप देखेंगे आने वाले 2-3 साल में आपको और ज्यादा मिलेगी इंडिया में प्रोडक्शन पर एकड़। क्योंकि वो सेंसर वगैरह लेके आ गए, जियो मैपिंग कर रहे हैं, सेंसर कर रहे हैं। सर आजकल तो वो ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन से तो पानी देते हैं खेतों में। ड्रोन से यूरिया डाल रहे हैं वो। अब तो बंदा भी नहीं जा रहा, बंदा उधर रोहताक में बैठ के ड्रोन भेज रहा है, ड्रोन से सब कर रहा है। तो इंडिया सर अलग लेवल पे पहुंच गया है। लेकिन ये है कि इंडिया का एक एग्रीकल्चर जो है ना मैकेनाइज नहीं है अभी भी। और आप देखेंगे कि 8-9 साल बाद इंडिया का एग्रीकल्चर इतना मैकेनाइज हो जाएगा, इतना मैकेनाइज हो जाएगा कि आज हम देखते हैं ना कि इंडिया में सर आज भी 42% लोग खेती बाड़ी में काम करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। चाहे किसी भी किस्म का एग्रीकल्चर हो, चाहे मंडी में करें चाहे जमीन पे करें जाके, लेकिन वो करते 42% है। ये आने वाले वक्त में ये 20% से भी कम हो जाएगा आने वाले 8-9 सालों में। मैकेनाइज करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करेंगे ना, मैकेनाइज से मेरी मुराद है साइलोस में आपका ग्रेन जमा होगा, फसल जमा होगी, मशीनों को आप इस्तेमाल करेंगे, ड्रिप इरिगेशन होगा, पाइप वो पानी की लाइनें डाल दो, तालाब बनाओ, वाटर लेवल्स को आप आर्टिफिशियली ऊपर लेके आओ, सॉइल की रिसर्च करो,
ये मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो पाकिस्तान कर सकता है। मैं अभी सेंसर पे जा ही नहीं रहा, टेक्निकल चीज पे। सेंसर एक हाई लेवल चीज हो जाती है, क्योंकि सेंसर को लगा तो देंगे बाहर से इंपोर्ट करके, उसको पढ़ने वाला भी तो कोई चाहिए। तो पहले उसको हम पढ़ाएंगे, फिर उसको लेके आएंगे, भाई बता क्या करना है इसके बाद। लेकिन ये वो चीजें जो पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन ये करने के, ये भी करने से पहले आपको पहले पानी और जमीनों के ये जो बंटवारा है ये करना पड़ेगा। लैंड रिफॉर्म्स, आपका वाटर का, वाटर में सर सिर्फ ये नहीं है कि गांव में आपने नहर डाल दी तो पानी पहुंच रहा है, नहीं। आपको जमीन के अंदर पानी भी तो बढ़ाना है ना, वाटर लेवल भी तो बढ़ाना है। तो आप तालाब भी तो बनाओगे, आप रिजर्वायर भी बनाओगे। जरूरी थोड़ी ना हर साल कोई फ्लड आएगा कि एक दिन ये है कि बर्फ भी खत्म हो जाएगी, नहीं पिघलेगी तो पानी नहीं आएगा। तो पानी जमा करना सीखो। समंदर के पानी को आप कैसे रीयूज कर सकते हो वो भी आपको सीखना चाहिए। और हमारे पास कोई सिर्फ वहां से थोड़ी ना, हमारी एक नदी अफगानिस्तान से भी तो आती है, काबुल नदी। अच्छा देवक भाई, एक और जो बड़ा मसला है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर जनूबी पंजाब के कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहां पर पहले कॉटन बहुत ज्यादा होती थी। कपास का वो खिता पूरी दुनिया में मशहूर था, वहां की जो कॉटन है बहुत अच्छी थी। फिर क्या हुआ, अचानक वहां से शुगर मिलें लगना शुरू हो गई। शुगर मिलें किसने लगाई? जहांगीर तरीन ने लगाई, नवाज शरीफ ने लगाई, और इस तरह दीगर जो वहां पर जो अमीर लोग हैं, जहांगीर तरीन की एक बिल्कुल फैमिली ने वहां पर काफी सारी शुगर मिलें लगाई। अब बिल्कुल क्या बिल्कुल। हुआ कि उस एरियाज के अंदर जो है वो गन्ना काश्त हो रहा है, कपास की बजाय गन्ना काश्त हो रहा है। ये किसानों को एडवांस भी पैसे देते हैं, सारा कुछ करते हैं, और उनको उन्होंने मोटिवेट किया कि भाई आप लोग कपास ना बीजें, यहाँ पर गन्ना बीजें, क्योंकि उनकी शुगर मिले वहां पर है। उन्होंने अपने बिजनेस को देखा। लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा बहरान आया, धागे का बहरान आया पाकिस्तान के अंदर, जो कपड़े का बहरान जो इस वक्त है। पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल मिलें इस वक्त बंद है। उसमें मेन रीजन यही है। एक जो चंद रीजन है ना, एक तो कुछ और भी है, लेकिन उसमें उन वजूहात में एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान के जो अंदर एक कॉटन प्रोड्यूस होती थी, यहाँ पर कपास की फसल होती थी, वो फसल अब बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो ये सारी चीजें कौन देखेगा? आप देखेंगे, मैं देखेगा, ये गवर्नमेंट देखेगी? ये 50% रीजन है जो आपने बताया, क्योंकि देखिए भाई पंजाब में फिर ऐसे टेक्सटाइल मिलों की भी कमी नहीं है, पुरानी पुरानी बहुत है। ये 50-50 है, 50 वो डाल दें 50 ये कर लें, कि दोनों कर मिल के ही कर रहे हैं। मेरे लिए जो पंजाब की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, अभी सिंध बलोचिस्तान के, पंजाब में जो जी। सबसे गंदा काम जो हुआ ना इमरान खान के टाइम पे, इमरान खान के टाइम से पहले आपने कभी सुना है कि एग्रीकल्चर की जमीन हाउसिंग स्कीम को बेची जा रही है? नहीं मैंने भी नहीं सुना। भाई, इमरान खान, भाई हीरे इमरान खान हीरे के, की अंगूठी, हीरे की अंगूठियां भी तो मिली हैं, हीरे की अंगूठियां नहीं 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 मिली? नहीं, वो अलग जमीन, उसको छोड़ दें। मैं उस पर जा ही नहीं रहा। वो बंजर जमीन बाय द वे उसको मिली है, वो एग्रीकल्चर नहीं मिली है। मैं आपको सिर्फ पंजाब का बताता हूँ। तो साढ़े वो तीन डीएचए वाले हैं सारे? बैरिया वाले सर। तो वो जो पंजाब में है ना, डीएचए वाले तो अलग ही हैं वो उनका। अच्छा डीएचए भी बाय द वे सर बंजर जमीन पे बनती है, कभी भी वो एग्रीकल्चर जमीन सर पे नहीं नहीं, बनती। मुल्तान में आमों के बाग उन्होंने उजाड़ दिए सारे। मुल्तान वाला एक कांड हुआ है, नहीं तो अब आप बाकी सारे डीएचए देख लें। कराची में भी बन रहा है, आपको पता है? कराची में नया डीएचए बना रहे हैं हाईवे पे, बंजर जमीन है। हैदराबाद वाला है वो भी बंजर जमीन पे है। अभी डीएचए लाहौर वाला भी वो बंजर ही है। इस्लामाबाद का भी इस्लामाबाद में ये क्या हरियाली थी नहीं उधर नहीं, खेती लाहौर वाला भी बंजर नहीं था, वो भी नहीं सारी नहीं फसलें नहीं, थी वहां हरियाली थी, फसलें नहीं थी। पे। जैसे इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद ने किया है जी। हरियाली को मार के हाउसिंग स्कीम बनाई, लेकिन सर फसलें नहीं थी। फसलें अलग चीज है, हरियाली अलग चीज है। हमें अब ये भी चीज ध्यान में रखना है। हर चीज हर किसी पे नहीं थोप सकते हैं ना हम लोग। अभी ये हुआ, अब देखिए जैसे कराची में हुआ, जैसे बहरिया टाउन कराची का है ना, वो नदी आती थी मलीर नदी। तो उससे कराची का पानी का 20-30% सप्लाई होता था उस नदी से। बहरिया टाउन ने क्या किया, उसी नदी के बीच में जाके वो अपना पूरा बहरिया टाउन बना दिया। पूरा नदी का पानी अब वो बहरिया टाउन के अंदर। अब वो आगे से नदी पूरी सूख गई, अब कराची का 20-30% वाटर सप्लाई गायब हो गया। कोई पूछने वाला ही नहीं है। ना कोई पूछने वाला है तो फिर कौन जवाब देने वाला कहां से आएगा? और पंजाब का मैं आपको बता रहा था सर, मैं आपको आंकड़ा, ऑफिशियल आंकड़ा बता रहा हूँ, मेरी तरफ से नहीं है। 5,500 हाउसिंग स्कीम्स को ये उस्मान बुजदार ने अप्रूवल दिया था 3.5 साल के अंदर अंदर। 5.5, और सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूं मैं। तब आप जुल्म है, अंदाजा ये जुल्म है।
और आपको पता है, अब आपको एक इंडिया, चीज ये सर पता होना चाहिए कि एक बार हाउसिंग स्कीम बन गई तो उसको तोड़ने के बाद एक फौरन खेती बाड़ी नहीं होगी। उसको खेती बाड़ी के लायक करने के लिए, उस जमीन को करने के लिए फिर 3-4 साल चाहिए आपको। अच्छा ये आपने हाउसिंग स्कीम की बात की, इंडिया के अंदर नए शहर मैंने देखा बहुत ज्यादा आबाद हो रहे हैं। जैसे दिल्ली के इर्द गिर्द उन्होंने देखे कितने नए शहर बनाए, बड़े बड़े अच्छे नए शहर बना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड क्यों नहीं चल रहा, यहाँ पर नए शहर क्यों नहीं बन रहे? नहीं नहीं, बना है ना, कराची में बैरियर टाउन बना है, डीएचए सिटी बन रहा है। बैरियर टाउन बन चुका है, नहीं वो तो, डीएचए सिटी बन नहीं रहा है। वो तो कराची के अंदर है ना, एक बिल्कुल नया नया शहर बने। सर ये नया बना के करेंगे क्या? उधर कॉन्सेप्ट है ना कि गुड़गांव में आईटी सिटी होनी चाहिए, गिफ्ट सिटी में हम्म, फाइनेंस सेंटर बनाना है, अब ढोलेरा में हमें इंडस्ट्रियल पार्क बनाना है। हर शहर को एक कुछ ना कुछ तो देना ही देना है। कानपुर में हमें डिफेंस में करना है। इधर हमें टेक्सटाइल सिटी, इसको इसका नाम ही टेक्सटाइल सिटी, दुनिया इसको पहचाने इस नाम से। गुड़गांव को आज आईटी सिटी से पहचानते हैं। गुड़गांव में क्या आईटी के अलावा कुछ नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा आईटी है। तो उसको आईटी सिटी बोलते हैं, आईटी और फाइनेंस, दो चीजें हैं गुड़गांव में। हैदराबाद देख लें, बेंगलोर देख लें, गिफ्ट सिटी में सिर्फ बैंकों को, स्टॉक मार्केटों को, ट्रेडर्स को, मतलब ऐसे लोग जिनका पैसों के लेन देन से ताल्लुक है, सिर्फ उनकी ऑफिसेस होगी। अब उधर यूनिवर्सिटी भी है गिफ्ट सिटी में, जाहिर सी बात है वो लोग रह रहे हैं तो घर भी होगा, होटल भी होंगे, मॉल भी खुलेगा। पर क्या है, गिफ्ट सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस, टी का पता नहीं क्या है, जो भी है टी का टाउन। ढोलेरा उठा ले, तो फैक्ट्रियां लगानी है हमें, फैक्ट्रियां 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 लगानी है, वो उस हिसाब से बनाया है। अब वो ट्रेडिंग के लिए वो क्या ट्रेडिंग सेंटर्स बना रहे हैं। नोएडा देखें आप, इतना सा था सर, नोएडा जंगल था। नोएडा आज देखे इंडिया में कितना बड़ा हो गया, हम यूट्यूब पे देखें आप। गुड़गांव बंजर जमीन थी, तो गुड़गांव को जीरो से बना के खड़ा किया बंजर जमीन को। अब क्या और वही गुड़गांव जो जो बंजर जमीन थी, आज हरियाणा का 60% जीडीपी वो अकेला एक शहर देता है। बड़ी सर बात है विजन भाई। होना चाहिए, इसमें विजन का मसला है। ये मसला नहीं है कि पाकिस्तान शहर नहीं बना सकता, दिमाग चाहिए, विजन। धोलेरा को सर 15 साल का प्रोजेक्ट है, अभी 7-8 साल हुए, अभी 7-8 साल और लग जाएंगे। हमारे पास इधर तो टिकते ही, जब 5 साल तो टिकते ही नहीं है कोई, तो 15 साल की बात कहाँ से करें? बिल्कुल सही कहा जी। चलिए मेरे ख्याल काफी टाइम हो गया, अब इसको हम वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। आपने जैसे बताया कि चंद चीजें होनी चाहिए, एक तो लैंड रिफॉर्म होना चाहिए कि आप यहाँ पर इंडिया में जैसे 15 एकड़ की मेरे ख्याल लिमिट है, यहाँ पर आप ज्यादा कर लें जी, 40 एकड़ कर लें, 50 एकड़ तक कर लें जी। 50 एकड़ तक जो जमीन है एक जमींदार रख सकता है, उससे ज्यादा जमीन है तो वो उसके पास नहीं होनी चाहिए। ऐसे होगा तो जो हजारों लाखों एकड़ जमीन यहाँ हमारी गैर आबाद पड़ी है, यानी वो बंजर नहीं है, वो गैर आबाद है, वहां बिल्कुल पर बिल्कुल। अगर काम हो तो वो बहुत अच्छी वहां पर फसल उग सकती है। सिर्फ और सिर्फ जो तवज्जो नहीं है उसके ऊपर। तो ये हमारी गवर्नमेंट अगर ये कर जाए तो मेरे ख्याल में आने, अब देखिए शहबाज शरीफ ने कल एक स्टेटमेंट दी कि जी आने वाले जो 10 साल हैं उसके अंदर हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। तो भाई इंडिया के साथ आप कैसे खड़े होंगे 10 सालों में? आप सिर्फ बातों से तो इंडिया के साथ नहीं खड़े हो सकते, आपको उसके लिए जो है एक विजन की जरूरत, जैसे आपने बोला कि कुछ करने की जरूरत है, कोई दिमाग के अंदर बत्ती जलाने की जरूरत है कि भाई हमारा ये विजन है, हम इस तरीके से हम इंडिया के बराबर जा सकते हैं। अव्वल तो जा ही नहीं सकते, लेकिन कोई प्लानिंग तो हो ना कि आपने क्या प्लान किए हैं उसके लिए। तो प्लानिंग तो कोई है नहीं, सिर्फ बातें ही है नहीं कि जी सर, आप किसी सर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट सही है, वो इंडिया के साथ खड़े हो सकते हैं 10 साल बाद, दरबान की तरह। हरकतें इनकी सही। यही हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये खुदारा इस मुल्क के ऊपर आप रहम खाएं, इसके अंदर जो कमियां कुताहियां हैं वो दूर करने में सबका हिस्सा होना चाहिए। मैं यहाँ पर जो पाकिस्तानी काश्तकार हैं उनका भी मैं कसूर मानता हूँ कि वो भी पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज किए जा रहे हैं, पुराने डगर पर लगे हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि दुनिया इस वक्त कहाँ पर पहुंच चुकी है, क्या नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, खादों के अंदर क्या तब्दीली आ गई। आपको यही नहीं पता कि आपकी जो जमीन है उसके अंदर क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको भी थोड़ी सी तवज्जो यहाँ पर देनी चाहिए। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा और हमें मौका दें। देखिए दो एक्सपर्ट बैठे हैं, ये इतना कुछ जानते हैं, तो हमें कोई मिनिस्टर वगैरह लगा दें तो ताकि हम पाकिस्तान की जो खेती बाड़ी है उसको आगे लेकर चलें।
अपना ख्याल रखिएगा। देवक भाई के साथ आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार। थैंक